नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी जोन। मेरा नाम है दीपक कश्यप और आज हम हिंदी साहित्य का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जहां हमने पहला लेक्चर छोड़ा था वहां से आज आगे बढ़ेंगे। कल हमने सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाया था कि कैसे हम हिंदी साहित्य को क्लासिफाई कर सकते हैं, पर आज उसे पूरा चार हिस्सों में था, उनमें से एक एक हिस्से को पढ़ते चलेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने आ सकते हैं वो हम आज कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, तो इसमें नंबर एक जो हमने कल पढ़ा था, जिसने वीडियो नहीं देखी हो जाके देख सकता है। ठीक है, तो इसमें जब सबसे पहला भाग था हिंदी साहित्य में, उसका नाम था आदिकाल। आप सभी को याद होगा कल हमने सबसे पहले यही किया था कि हिंदी साहित्य में जो पहला भाग था उसका नाम था आदिकाल। ठीक है, आदिकाल का जो टाइम पीरियड था वो 1000 से 1350 तक था। 1000 से 1350 तक था। ठीक है जी, अब यहां से हम कुछ चीज़ शुरू करने स्टार्ट करते हैं, जो इसके डीप में चलते हैं कि भाई ये क्यों है, कैसे और क्या है। सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? मैंने कल आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था कि भाई क्या होता है। तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ये हिंदी साहित्य में आलोचक कवि कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि आलोचक कवि क्या होते हैं? जो किसी चीज की आलोचना करते हैं। और ये हिंदी साहित्य में नंबर 2 के आलोचक कवि हैं। तो आपको क्या रखना, नंबर 2 के आलोचक कवि कौन है? नंबर 2 के आलोचक कवि हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई जब नंबर 2 के आलोचक कवि हैं तो नंबर 1 कौन रहे? जैसे से पहले आलोचक कवि कौन आए? तो सबसे पहले जो आलोचक कवि थे उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। इन्हें हिंदी साहित्य में नंबर 1 या प्रथम आलोचक कवि माना जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके थोड़ा और अंदर। अब इसके नाम क्या क्या है, किसने क्या किया है। सबसे पहले इसमें आपको बता देता हूं, आदिकाल में, अब हमने छंद के बारे में भी, जब हम छंद पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन तो आपको छंद ही बताए जाएंगे छंद कैसे होते हैं। पर आपको भी कुछ चीजें बता रहा हूं मैं कि आदिकाल में छंदों का प्रयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है बहुत सारी जगह। तो आदिकाल में जो सबसे प्रमुख जो छंद था उसको आपको याद रखना है। जो सबसे प्रमुख छंद था जिसमें सारी रचनाएं की जाती थी, उस छंद का नाम था आला छंद। उसका नाम क्या था? आला छंद। अब छंद में क्या होता है? मात्राओं का खेल होता है पूरा का पूरा। जिसे मात्रा गिननी आ गई, मात्रा काउंट करनी आ गई है, छोटी बड़ी मात्रा कैसे होती है वो होती है, वो आपको मैं सिखाऊंगा, टेंशन मतलब आने वाले टाइम में। आला छंद में 31 मात्राएं थी। आपको ये बात याद रखनी है। कितनी मात्रा होती थी भाई? 31। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के टाइम में जो हम छंद पढ़ते हैं उसमें एक चौपाई छंद पढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा, जो अभी भी हम पढ़ते हैं चौपाई छंद, हमारे सिलेबस में भी होता है। तो चौपाई छंद में आदिकाल में, चौपाई छंद में आदिकाल में, मैं आदिकाल की बात कर रहा हूं भाई, अभी ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं। अभी बताऊंगा क्या सीन है। आदिकाल में चौपाई छंद में, आदिकाल में चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती थी। अब आप लोगों ने जरूर रखा है कि भाई चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती थी। अगर यदि आपसे पूछ ले कि भाई चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती थी आदिकाल में, तो आप तो 16 लगाओगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। जबकि आदिकाल में चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती थी और बाद में आधुनिक काल में आके उसमें चेंजेस हुए हैं और अब कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। तो इसलिए आपको रटना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे आदिकाल में चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती थी, तो चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती थी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे थोड़ा और डीप लेके चलते हैं। ठीक है जी, अभी इनके बारे में, रचना के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रमुख कवि पढ़ेंगे। अब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, साहित्य आता है, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, और चाहे उत्तराखंड का। उत्तराखंड का तो ये फेवरेट टॉपिक बन रखा है अभी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जैसे आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ऐसे वीर गाथा काल भी कहा है, चारण काल भी कहा है, सिद्ध सीमांत काल भी कहा है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ ही आ रहा है, तो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, आप नोट करते चलेगा साथ में। हाँ, तो ये अब स्टार्ट करते हैं फिर से, और इसे बताता हूं आपको। इसमें एक चीज जो ना मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा रुक गई थी, मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए। आदिकाल की पूछेगा आपसे, आदिकाल की प्रमुख भाषा का नाम क्या था? जो प्रमुख भाषा उसमें प्रयोग की जाती थी वो कौन सी थी? तो आदिकाल की जो प्रमुख भाषा थी आपकी, आदिकाल की जो प्रमुख भाषा थी
वो थी अभ्रंश। कौन सी थी भाई? अभ्रंश। अब आपको याद रखना है, आदिकाल में अभ्रंश भाषा को डिंगल भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? डिंगल। तो इसलिए आपको ये याद रखना, क्या पता ऑप्शन में अगर पेपर टफ बने तो अभ्रंश ना देके वो डिंगल दे दे। यहां तक ये थोड़ा बेसिक था। अब चलते हैं इसका दूसरे पोर्शन की तरफ कि किसने इसे क्या नाम दिया है और क्यों दिया है। चलो जी, एक तरफ मैं लिख रहा हूं नामकरण कि कौन सा नाम है, और देनकर्ता का नाम यानी नामकर्ता का नाम, किसका नाम किसने दिया है। देखो जी, सबसे पहले आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल है। यानी आदिकाल को चारण काल जो नाम दिया है, आदिकाल को जो चारण काल नाम दिया है वो किसने दिया है? तो आपको याद रखना है, आदिकाल को चारण काल जॉर्ज गियर्सन। ठीक है जी, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। और यहां से आपका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारी लिखाऊंगा। दूसरा है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि बड़ा नाम था। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है। और आप यकीन ना है तो आप पेपर उठा के देख लेना, ये सवाल पूछ भी रखा होगा, 100% बता रहा हूं। सवाल पूछा था कि आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल जो कहा है जी, वो हमारे उत्तराखंड में फेवरेट है। और वो जो मैं आपको 25 राइटर पढ़ाऊंगा तो उनमें से ही जरूर पढ़ाऊंगा आपको मैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते आता है। आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है जी। किसने कहा है भाई? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। यानी चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, सिद्ध सीमांत काल आपका राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। अब आता है जी आदिकाल को प्रारंभिक काल। सवाल इस तरीके से आएगा भाई, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको याद रखना है, आदिकाल को प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ने कहा है जी। ठीक है जी, अभी इतने नहीं है, बहुत सारे मैं लिखवाऊंगा, कंटिन्यू चलेंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं यहां से। ठीक है, अगला है जी, आपको पता ही है आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो यहां लिखने की जरूरत है नहीं शायद। ठीक है, अब है जी दूसरा, आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, आदिकाल को वीर काल, यानी आदिकाल को वीर काल हमारा किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर काल आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है जी। किसने कहा है भाई? आचार्य विश्वनाथ। ठीक है जी, कितने हो गए भाई? चारण काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सीमांत काल, प्रारंभिक काल, ठीक है जी, और वीर काल और आदिकाल। अभी और बचते हैं, अगला है जी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी में तो बहुत आया है, कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल। देखो जी, अब आपको याद रखना है, चारण काल अगर केवल चारण काल पूछे तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, और पूछे संधि और चारण काल, पूरा एक है जी, ये पूरा एक सेंटेंस है, यानी संधि एंड चारण काल किसने कहा है? अगर ये पूछे तो ये किसने कहा है भाई? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये भाई अभी हरियाणा में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, ठीक है जी, उसने पूछा था कि आदिकाल को आधार काल यानी बेस किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल, आप नोट करते चलेगा साथ में, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल सुमन राणे जी ने कहा है जी। किसने? सुमन राणे जी ने कहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहां से थोड़ा और डीप चलते हैं इसमें, तो इसे रब कर देता हूं मैं, ठीक है।
ठीक है जी। तो अब इसे और कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर पेपर थोड़ा और डीप बना, उसे थोड़ा टफ बनाना हुआ, तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है, मतलब बेसिक ही पूछेगा, ज़्यादा एडवांस तो नहीं पूछेगा, पर ये पूछ सकता है कि भाई जो आपका आदिकाल है ये कितने भागों में डिवाइड हुआ है। ये भी भाई पार्ट में बटा हुआ है। ये 3 इसके प्रमुख जो भाग हैं वो हैं भाई। तो आपको याद रखना है आदिकाल कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 कौन सा है? सिद्ध साहित्य। नंबर 1 कौन सा है? सिद्ध साहित्य। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। नंबर 2 कौन सा है भाई आपका? नंबर 2 है नाथ साहित्य। नंबर 2 कौन सा है भाई? नाथ साहित्य। और नंबर 3 और लास्ट आपका जो है इसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से 100% क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है वो कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है ये रासो साहित्य। अब यहां से मैं थोड़ा सा डीप लेके चलूंगा, बाकी 3 के बारे में, बाकी 2 के बारे में तो पूछेगा नहीं, पर रासो साहित्य क्यों आ जाता है? क्योंकि जो आदिकाल की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है भाई उसका? आदिकाल की जो प्रमुख रचना है, अब मैं यहीं पे लिख देता हूं, आदिकाल की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है भाई, क्या नाम है उसका? पृथ्वीराज रासो। इसीलिए इसे रासो साहित्य भी कहा जाता है। अब सवाल बनेगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये भी तो पता होना चाहिए। थोड़ा नहीं कि बस ये पढ़ लिया कि पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी रचना है भाई? ये चंद्रबरदाई जी की रचना है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर अब मुझे लग रहा है कि भाई आदिकाल से पूछेगा तो आदिकाल आप आराम से बता दो कि आदिकाल क्या है भाई, 1000 से 1350 तक है, और ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, और इसकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। अब मैं इसकी जो प्रमुख रचनाएं जो और बचती हैं वो आपको मैं कुछ लिखवा देता हूं जो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसमें आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, यूपी में तो बहुत ज्यादा फेमस है भाई वाला क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ये राइटर भी फेमस है और ये क्वेश्चन भी फेमस है आदिकाल के। ये आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं कुछ। इसे नंबर 1 बहुत आपने, अगर आप पेपर रिव्यू करते हो पुराने तो आपको ये सवाल जरूर दिखेगा। नंबर 1 है दोहा कोश किसकी रचना है? क्या बोला भाई मैंने बोला कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो आपकी रचना है वह है सरप्पा की। नंबर 1। नंबर 2 आपसे पूछेगा, नंबर 2 आपको पूछेगा भाई कि पृथ्वीराज रासो जो आपने अभी लिखी थी कि पृथ्वीराज रासो इसी आदिकाल की रचना है और ये चंद्रबरदाई जी की है। अब यहाँ एक सवाल ऐड आप कर सकते हो यदि आपको थोड़ा और डीप पढ़ना है। आपसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम महाप्रमुख ग्रंथ है, पर इस पे विवाद है। पर यह पूछ सकता है कि भाई किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा है? पूरा सवाल सुनना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि किसने या किस कवि ने या राइटर ने किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है? तो भाई इसे जो प्रथम महाकाव्य माना है, इसे जो प्रथम महाकाव्य माना है वो किसने माना है भाई? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। किसने माना है भाई? रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से, रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से माना है, ठीक है जी। और इसमें बस 1-2 चीज़ें और बचती हैं आपकी, फिर ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट खत्म है। नंबर 2 है भाई इसमें आपकी जो बहुत पूछी जाती है, ये मैंने बता दिया भाई, पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अगली है भाई इसमें बीसल देव रासो, ये बहुत आती है भाई, बहुत ज्यादा आती है पेपर में। ये किसने माना है भाई? आपका नरपति नल्ला की। किसकी रचना है ये? नरपति नल्ला जी की रचना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इसमें आपका एक आधा और बचता है लास्ट में, जिसे पूछ लेगा आपसे जो लास्ट है कि जो पदावली है, लास्ट रचना है भाई इसमें जो पदावली है, ये बहुत पूछी जाती है भाई कि जो पदावली रचना है, पहले तो इसकी भाषा ही पूछता है कि पदावली जो रचना है वो किस भाषा में है। तो आपको याद रखना है मैथिली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? मैथिली भाषा में है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है विद्यापति। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से भाई आदि काल में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए, लगभग ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगला जो काल है हमारा उसका नाम है भक्ति काल। तो आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, हम ऐसे नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूंगा इसे, ये कंटिन्यू चलेगी। ठीक है जी। अगला जो काल है वह भक्ति काल है और उसे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो हमारे चैनल को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको जो भी कमी लगती है, जो भी कुछ आपको लगता है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर कुछ चीज़ें आपको ये करनी है, क्या कुछ भी आपको लगता है तो आप रिस्पॉन्स जरूर करें। थैंक यू और अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।